कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम सायमन है। वह दावा करता है कि वह मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकता है। इस बात को साबित करने के लिए वह खुद को प्रयोग के लिए प्रस्तुत करता है। उसे कपड़े उतारकर एक प्रयोगशाला में भेजा जाता है। जैसे ही लाइट बंद होती है, भीतर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। लाइट वापस जलने पर देखा जाता है कि दीवारों पर लाल रंग में डरावने शब्द लिखे हैं और सायमन जमीन पर बेहोश पड़ा है। यह सब देखकर प्रयोग की मुख्य वैज्ञानिक मैरी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह आत्माओं पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन उसे समझ आता है कि कोई अकेला आदमी इतनी जल्दी दीवारों पर इतने शब्द नहीं लिख सकता। और हैरानी की बात यह थी कि उन शब्दों में उसके मृत बेटे की आखिरी बातें भी शामिल थीं। इस वजह से मैरी को सायमन की बातों पर यकीन होने लगता है। वह उसे अपने घर बुलाती है और अपने बेटे का कमरा दिखाती है ताकि आत्मा से संपर्क की संभावना बढ़ सके। धीरे धीरे मैरी सायमन के नजदीक आ जाती है और उसे लगता है कि वह अपने बेटे की आत्मा से सच में बात कर सकती है। लेकिन एक रात नशे की हालत में सायमन खुद कबूल कर लेता है कि वह एक धोखेबाज है। असल में उसने प्रयोग से एक दिन पहले लैब के मरम्मत कर्मी को रिश्वत देकर दीवारों पर एक विशेष रसायन से अदृश्य शब्द पहले से लिखवा दिए थे और एक खास द्रव्य छुपा दिया था, जिसे प्रयोग के समय दीवार पर छिड़कते ही वो शब्द लाल रंग में दिखने लगते थे। चीखने की आवाजें भी पहले से रिकॉर्ड की हुई थीं और वेंटिलेशन डक्ट में छुपा दी गई थीं। वह मैरी के पूर्व पति को जानता था और उसी से उसने बेटे की आखिरी बातों के बारे में जानकारी ली थी। इस सब का मकसद था मैरी को धोखा देकर उसके पैसे और भरोसे का फायदा उठाना। जब सायमन ने यह सब बताया तो मैरी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। दुखी होकर वह अपने बेटे के कमरे में जाती है। वहां उसके खिलौनों को देखकर रोने लगती है। तभी कमरे में रखी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप एक लाइन लिखी जाती है, उसे मेरे पास लाओ। फिर अचानक बिस्तर पर एक परछाई दिखाई देती है। जब मैरी कंबल हटाकर देखती है तो वह मुस्कुराने लगती है। अगले दिन सायमन को जब होश आता है तो वह अपनी गलती पर पछताते हुए माफी मांगता है और जाने की बात करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैरी ने अब तक यह बात फैला दी थी कि सायमन आत्माओं से बात कर सकता है और कई अमीर लोग उससे संपर्क करने पहुंच चुके थे। पैसे की लालच में सायमन रुकने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, झूले पर अचानक मैरी के बेटे की आत्मा प्रकट होती है। उसी रात मैरी उसे फिर से बेटे के कमरे में ले जाती है और सभी के सामने उसके कपड़े उतरवाकर यह साबित करती है कि उसमें कोई चाल नहीं है। फिर वह सायमन के कान में कुछ अजीब सी बात कहती है, तुमने उन्हें डरा दिया। असल में जिन आत्माओं का सायमन ने इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया था, वे आत्माएं अब गुस्से में थीं। जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर जाते हैं, आत्माएं वहां प्रकट होती हैं और सायमन को हवा में उठा लेती हैं। उसके शरीर के सारे बाल झड़ने लगते हैं और आत्माएं अपने अपने जीवन की कहानियां उसके शरीर पर लिख देती हैं। जब मैरी दोबारा कमरे का दरवाजा खोलती है तो सायमन पूरा का पूरा खून में लथपथ होता है, एक इंसानी किताब बन चुका होता है। इसके बाद जब भी कोई मरने के करीब होता है, उसकी कहानी सायमन के शरीर पर अपने आप उभर जाती है। सायमन के साथ हुई भयानक घटना के बाद लोग अब उसे खून का चाचा यानी ब्लड अंकल कहने लगे। कुछ समय बाद एक कर्ज में डूबा हुआ किताबों की दुकान का मालिक वसूली करने आए लोगों से बुरी तरह पिट जाता है। जान बचाने के लिए वह ब्लड अंकल की कहानी एक आदमी बेनी को सुनाता है और बताता है कि जिस किताब पर सायमन की आत्मा की कहानियां उभरती हैं, वो किताब अब करोड़ों की कीमत की हो गई है। शुरू में तो वो चाहता था कि बेनी के साथ मिलकर साझेदारी में काम करे, लेकिन बेनी लालच में आकर धोखा देता है और उसे चाकू मारकर मार डालता है। पर जैसे ही बेनी दुकान से बाहर निकलता है, वह मरा हुआ दुकानदार एक भयानक मुस्कान के साथ आंखें खोल देता है। इस बात से बेखबर बेनी अपने साथी के साथ मैरी के शहर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में वे लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और एक हेडफोन पहने छोटी बच्ची को टक्कर मारते मारते बचते हैं। जब वे मैरी के पुराने घर के पास पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वह जगह अब पूरी तरह उजड़ चुकी है। असल में ब्लड अंकल की वजह से पूरा शहर भूतिया और वीरान बन चुका था। जैसे ही वे वहां रुकते हैं, उनकी कार भी अचानक खराब हो जाती है। बेनी कार से उतरकर जांच करने लगता है। तभी उसके साथी स्टीव को पीछे की ओर शीशे में एक डरावना चेहरा दिखता है। वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पिछली सीट पर कोई नहीं होता। तभी वही परछाई अब कार के बाहर दिखती है। गुस्से में स्टीव उसे पकड़ने दौड़ता है और बेनी भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर में बेनी देखता है कि स्टीव डर से पागल होकर एक चर्च में भागता है और बिना कुछ कहे खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। इस घटना से दहशत में आया बेनी वहां से भाग निकलता है, लेकिन तभी उसकी कार खुद ब खुद स्टार्ट होकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। वह जान बचाने के लिए भागता है और कार के ड्राइविंग सीट की ओर गोलियां चलाता है।
जब कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर रुकती है तो बेनी देखता है कि ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था। इतनी डरावनी घटनाओं के बावजूद बेनी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह सोचता है, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो अब खून की किताब लिए बिना नहीं जाऊंगा। जल्द ही वह एकमात्र रोशनी वाले घर तक पहुंचता है, जो था मैरी का घर। यहाँ उसकी मुलाकात होती है मैरी से, और उसी के साथ दिखता है सायमन, जो अब एक जीते जागते कागज की तरह शरीर पर आत्माओं की कहानियां लिए जिंदा है। मैरी कुछ कहती ही है कि सायमन की त्वचा पर अचानक बेनी का नाम उभर आता है। यह देखकर मैरी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक सैकड़ों चूहे कमरे में घुस आते हैं और मैरी पर टूट पड़ते हैं। बेनी डरकर भागता है और कसम खाता है कि अब वह उस किताब के पीछे कभी नहीं जाएगा। लेकिन मैरी ने अब उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं बनाया था। चूहों से घिरा हुआ बेनी जान बचाने के लिए चाकू निकालता है और उन्हें मारने लगता है, पर उसे जल्दी ही पता चलता है कि वह जिन चूहों को मार रहा था वो असल में चूहे थे ही नहीं, वह तो खुद अपने शरीर को ही चाकू मार रहा था। बुरी तरह घायल होकर वह किसी तरह वहां से भाग निकलता है। काफी दूर जाकर उसे एक होटल दिखता है। राहत की सांस लेकर वह अंदर जाता है, लेकिन वहां रिसेप्शन पर होटल का मालिक किसी लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। घबराकर वह पीछे हटता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी पीछे से उस पर हथौड़े से वार करती है और उसे मार डालती है। अगली सुबह वही हेडफोन वाली लड़की, जिसे बेनी ने पहले लगभग टक्कर मार दी थी, उसी होटल में ठहरने आती है। लड़की का नाम था जेना। वह एक ऑटिज्म से पीड़ित लड़की थी, जो किसी भी तरह की आवाज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि खाना चबाने की आवाज भी उसके लिए पीड़ा का कारण बनती थी। जेना हमेशा मानती रही कि वह बिल्कुल सामान्य है, इसीलिए उसने इलाज करवाने से भी इनकार कर दिया। जब माता पिता ने हार मानकर उसे गांव भेजने का फैसला किया तो वह इतने गुस्से में आ गई कि उसने कैंची से उन्हें मार डालने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पर वह खुद को रोक लेती है और चुपचाप घर से कुछ नगद रुपये लेकर अपने बैग और नॉइज कैंसलिंग हेडफोन के साथ वहां से निकल जाती है। जब वह स्टेशन पहुंचती है और टिकट खरीदती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी लगातार घूरता हुआ दिखता है। शुरुआत में वह नजरअंदाज करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बूढ़ा व्यक्ति भी उसी बस में चढ़ जाता है। अब जेना को यकीन हो जाता है कि वह आदमी उसे ही फॉलो कर रहा है। डरकर वह तुरंत बस से नीचे उतर जाती है। एक दिन जेना नाम की लड़की एक अनजान जगह पर एक पुरानी सी सराय होटल में ठहरती है। संयोग से वही सराय का मालिक वह व्यक्ति होता है जिसने बेनी नामक व्यक्ति की हत्या की थी। जेना को शुरू में कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन जब वह सोने जाती है तो दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब वह दीवार के पास जाकर सुनती है तो एक तिलचट्टा बाहर निकल आता है, जिससे वह डरकर भाग जाती है और गलती से सामने खड़ी मालकिन से टकरा जाती है। बाद में जेना को पता चलता है कि सराय में एक और लड़का ठहरा हुआ है जो उसे पसंद करने लगता है और उसका नंबर भी लेता है। रात में जेना की नींद एक जोरदार दरवाजा पीटने की आवाज से टूटती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह हिल नहीं पा रही। सराय के मालिक और उसकी पत्नी अंदर आते हैं और जेना को अजीब तरह से देखने लगते हैं। मालिक उसके शरीर की नाप भी लेता है, जो जेना को बहुत अजीब लगता है। सुबह उठकर जेना समझती है कि यह सब शायद कोई बुरा सपना था, लेकिन जब वह बाहर जाती है तो वही बूढ़ा आदमी जिसे वह पहले देख चुकी थी उसका पीछा करने लगता है। वह डरकर वापस सराय लौट आती है। रात में फिर दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। वह दीवार टटोलती है और कई गुप्त खानों, सीक्रेट कंपार्टमेंट्स का पता लगाती है। एक में वह एक पुराना स्क्रीन देखती है और दूसरे में उसे एक ममी सूखी लाश मिलती है। वह डर कर चिल्ला उठती है, लेकिन जब मालिकिन पूछती है तो वह बहाना बनाती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा। वह अपने पड़ोसी लड़के को मैसेज कर बताती है कि यह जगह एक काली सराय ब्लैक इन है और तुरंत पुलिस को फोन करने को कहती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि वह लड़के का फोन अब मालिकिन के पास है। तभी पीछे से एक हाथ आकर उसके कंधे पर पड़ता है। दीवार में बंद महिला अभी जिंदा थी और वही स्क्रीन उसकी जान बचाए हुए था। जेना भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों मालिक पहले से तैयार खड़े होते हैं। वे उसे बेहोश कर देते हैं और उसे बताने लगते हैं कि वे लोगों को जीवित मृतक लिविंग डेड बनाते हैं ताकि उन्हें जिंदगी की तकलीफों से राहत मिल जाए। उन्होंने जेना के लिए एक ताबूत भी तैयार किया है। वे बताते हैं कि इस घर की दीवारों और फर्श में कई ऐसे जीवित मृतक हैं जिनमें उनकी बेटी और अन्य मेहमान भी शामिल हैं। तभी बाहर से फिर दस्तक होती है। वही बुजुर्ग व्यक्ति आ गया था जो खुद को जेना के प्रेमी का पिता बताता है, लेकिन मालिक उसे भी कुल्हाड़ी से मार डालते हैं। जेना मौका पाकर भागती है और उस आदमी की कार में छिप जाती है, लेकिन मालिक उसकी लाश लेकर कार में आते हैं और उसे खाई में धकेलने की साजिश करते हैं ताकि ऐसा लगे कि वह खुद कूद गया। जेना भी उसी कार में खाई में गिर जाती है।
लेकिन चमत्कारिक रूप से बच जाती है और अस्पताल पहुंचती है। लेकिन पुलिस की जांच में निष्कर्ष निकलता है कि बूढ़ा आदमी अपने बेटे की मौत का गम सह नहीं पाया और जैना को मारकर खुद भी जान देना चाहता था। इस तरह होटल मालिक और उसकी पत्नी बच निकलते हैं। घर लौटने पर जैना को पता चलता है कि उसके माता पिता उसकी कोई परवाह नहीं करते और उसे अकेलापन और अपराध बोध सताने लगता है। उसे याद आता है कि उसका प्रेमी उसी के उकसावे पर आत्महत्या कर बैठा था।